भागते नजर आ रहे हैं दोनों। ये देखिए गोली मारकर भागे, ये भागे, घर से बाहर निकले गोली मारने के बाद, और उसके बाद देखिए भागते नजर आ रहे हैं। उनका गनर देखिए, गनर भी वहां मौजूद है जिसने फायर किया है, और ये दोनों देखिए निकल के भागे, बाहर भी फायर किया इन्होंने, और ये बाउंड्री के बाहर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कर्णी सेना के अध्यक्ष को सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने फायर भी किया है, पलटवार किया है, लेकिन वो दोनों शूटर भाग गए। अब आपको बताऊं इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग का काम है जो जयपुर में घुसकर यह हमला किया है। अब आपको बताऊं कैसे आखिर जयपुर के अंदर एक राजधानी में, कैपिटल में, जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है, वहां घुसकर हमला हो गया। इसलिए राजस्थान के लोग कह रहे हैं हमें बाबा चाहिए, बाबा को सीएम बनाओ, ये घटनाएं रुकेंगी। राजपूत कर्णी सेना के प्रमुख की गोली मारकर हत्या हुई। जयपुर में दिन दहाड़े घर में गोलियों से भून दिया गया। दोपहर 1:45 के करीब 3 आरोपी स्कूटी से आए थे, गार्ड को बताकर सीधे घर के अंदर चले गए। घर में आकर ड्राइंग रूम में बैठे, सोफे पर बैठकर सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी से बात कर रहे थे। 10 मिनट तक बैठने के बाद अचानक 2 आरोपी फायरिंग करने लगे और हमलावरों ने सुखदेव पर करीब 4 गोलियां सीधे दागी। आरोपियों ने कुल 13 राउंड गोलियां चलाई हैं और सुखदेव को करीब के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले में सुखदेव का एक सहयोगी भी घायल हुआ है और जिसका गंभीर हालत में फिलहाल इलाज जारी है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने फोन पर डीजीपी से बात की है और घटना को लेकर जानकारी मांगी है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सुखदेव सिंह की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, संजय लीला भंसाली पर इन्होंने थप्पड़ चलाया था, फिर चर्चाओं में आए। फिल्म पद्मावत को लेकर विरोध जताया था, भंसाली को फिल्म का नाम बदलकर पद्मावती करना पड़ा। उसके बाद आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के भी इन पर आरोप लगे हैं, जिसके बाद कर्णी सेना ने इन्हें बाहर कर दिया। उसके बाद सुखदेव सिंह ने राजपूत कर्णी सेना बना ली। सुनिए जरा कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ क्या कह रहे हैं इस शूटआउट पर। 3 लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। अब सोचिए ये लोग एक शख्स को लेकर आए थे जिसका नाम नवीन है, जो बीच का शख्स था उसे भी हत्या कर दी है। आप देख रहे हैं ये जो गोली चलाई ये नवीन बैठा हुआ है, गोली चलाते वक्त नवीन को भी मार डाला। ये वो शख्स नवीन है जो लेकर आया था कर्णी सेना के अध्यक्ष से मिलवाने के लिए, उसे भी जयपुर में मार डाला। अब आपको बताऊं इस बीच चर्चा ये थी, ये राजस्थान की खबर है, जयपुर की। चुनाव हो गए, नतीजे आ गए। कल मैंने आपको दिखाया था कि राजस्थान में लोग कह रहे हैं बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाए क्योंकि योगी का अक्स उसमें नजर आता है। अब हत्या होने के बाद बाबा बालकनाथ का एक बयान वायरल है जो एनकाउंटर को लेकर ही बयान था, वो सुनिए जरा। और मेरे बातों को कान खोलकर सुन लें वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक को ढूंढ कर उसके किए की सजा देंगे। और मेरे बातों को कान खोलकर सुन लें वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक को ढूंढ कर उसके किए की सजा देंगे। अब आपको बताऊं राजस्थान में माहौल गर्म हो गया है।
मुख्यमंत्री अब तक चुना नहीं गया है। और ये देखिए, भारी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुआ है, सड़कों पर निकले करनी सेना के समर्थक। फुल स्क्रीन लीजिए सर। करनी सेना समर्थक जो नारेबाजी कर रहे हैं अध्यक्ष की हत्या के बाद। और इस हत्या के बाद शपथ से पहले राजस्थान में इस शूटआउट पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए जरा कौन क्या कह रहा है। अब विरोधी भी हमलावर है और पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ा है। सबसे पहले मैं ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोक संतप्त परिजनों को संबल दे, ये वसुंधरा राजे ने लिखा। अगला नाम है शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा सुखदेव सिंह का जीवन कमजोर वर्ग के लिए समर्पित रहा है, ऐसे व्यक्तित्व का असमय जाना अत्यंत दुखद है, अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए प्रतिबद्ध है हम, जनता शांति और धैर्य बनाए रखे। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बीजेपी के, वो कह रहे हैं प्रशासन को बार बार आगाह किया था, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई ये जांच का विषय है। 5 साल में राजस्थान में अराजकता का माहौल रहा है, यह घटना उसी का परिणाम है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री ने कहा मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की है और बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि राजस्थान को अपराध मुक्त करना है। सूरजपाल अम्मू जो अध्यक्ष हैं करनी सेना के, सुखदेव सिंह के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजस्थान के नेता। एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूँ कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियाँ मिली है तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियाँ दी हैं उन सब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। तुरंत ही ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों को जांच कर दोषी लोगों को सजा मिले। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके उनकी तुरंत सजा तय की जानी चाहिए। ये सरकार बदलते ही सत्ता परिवर्तन हुई, कांग्रेस गई, आज पूरी तरीके से इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना की हत्या कर दी गई। करनी सेना का वहां के प्रमुख हों और जाके गुंडे बदमाश। अब आपको बताऊं कि हत्या की जिम्मेदारी किसने ली है। हत्या की जिम्मेदारी ली है, यह है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग का है। अगली तस्वीर दिखाई, रोहित ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा है, देखिए सोशल मीडिया पर लिखकर जिम्मेदारी ली है कि करनी सेना के अध्यक्ष को हमने मारा है। अगली तस्वीर दिखाई, यह दरअसल लॉरेंस गैंग का से जुड़ा हुआ है। और देखिए राजस्थान में जो कुछ हो रहा है इसका इंपैक्ट क्या होगा, लोग फिर कैसा नेता चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ की तरह फौरन काम तमाम करे। यह पूरा गैंग है। आगे आपको लॉरेंस नजर आ रहा है, पीछे गोल्डी बराड़ है और उसके पीछे आप जो देख रहे हैं रेड कोट में वो है गोदारा, रोहित गोदारा। और ये है सुखदेव करनी सेना के अध्यक्ष। सुखदेव सिंह के मर्डर में लॉरेंस कनेक्शन सामने आया है। रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मैं रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ की हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था और सुखदेव सिंह को कुछ महीने पहले धमकी मिली थी। लॉरेंस गैंग के गुर्गे संपत नेहरा ने धमकी दी थी। सुखदेव ने जयपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी थी बाकायदा। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है और राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था और अब दुबई से ही अपने गुर्गों को सुपारी देता है। सुनिए जरा, लोगों में राजस्थान के गुस्सा है, पहले उन्हें सुनिए। सुखदेव सिंह के जो भी हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के फांसी की सजा दी जाए। प्रशासन जिंदा वहाँ नहीं रहा, उन्हें विश्वास नहीं किया। गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक सरकारी नौकरी, परिवार को सुरक्षा और सुखदेव सिंह को 5 करोड़ रुपए, ये डिमांड जो मेरे सामने हमारी बात हुई अंदर, बाकी डिमांड की बातें आगे चल रही हैं। धरना जब तक नहीं हटेगा तब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा
उनकी प्रावधान नहीं होगा। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, ना बॉडी उठाने देंगे, ना हम यहाँ से जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे। और ये यहाँ नहीं, ये पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे आंदोलन हो। उनको सीधी चेतावनी है कि मैदान में आओ, हम राजपूत हैं, डरते नहीं है, कैरों जैसे मर्डर करवा रहे हैं आप, तो जल्दी से जल्दी सरकार गिरफ्तार करे, नहीं कानूनी व्यवस्था बिगड़ेगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सारी की सारी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कानूनी व्यवस्था को खतरा हो सकता है अगर समय रहते उनको गिरफ्तार नहीं किया तो। और ये जो राजस्थान में शूट आउट हुआ है, दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, इसीलिए क्या यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में बाबाओं का क्रेज बढ़ गया है? साधु संत और सन्यासियों को लोग चाहते हैं कि वो चुनाव जीते, लड़े। राजस्थान में बाबा राज, कितने बाबा राजस्थान में, मैं आपको बताऊं, सबको योगी बनना है पहली चीज। बाकी लोग भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा नेता आ जाए उनके राज्य में, उनकी विधानसभा है तो योगी जैसा ही नेता हो जाए जो सख्त फैसले ले कम से कम। और यही वजह है कि राजस्थान में मैंने आपको दिखाया गोलियां चली, अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो 4 देख रहे हैं आप बाबा, राजस्थान में 1-2 नहीं, ये 4 बाबा चुनाव जीत गए। सोचिए क्यों? जो खादी वाले लोग हैं नेता, उन पर ये भगवाधारी भारी पड़ रहे हैं, ये चुनाव जीत रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाबा बालकनाथ के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों में एक गजब का क्रेज बालकनाथ के लिए, भरोसा विश्वास दिख रहा है। पुलिस के नीचे सुनाई जरा, बाबा बालकनाथ डांस कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आखिर सोचिए, बाबा बालकनाथ चुनाव जीते तिजारा से, उनके सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनिए जरा, ये देखिए एक वीडियो। ये बाबा बालकनाथ देख रहे थे, अब दूसरे एक बाबा हैं, उनको दिखाने जा रहा हूं। दूसरे बाबा हैं जिनका नाम है बाल मुकुंद, जयपुर की हवा महल सीट से चुनाव जीते और देखिए मीट की दुकानें बंद कराने गए, चर्चा में बाबा भगवा पहनकर मीट की दुकानों के बाहर पहुंचे। पुलिस के लीजिए, सुनिए जरा क्या बात है। क्या लाइसेंस? सुनो, उसके कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप कहेगा, दिमाग से बिल्कुल निकालना। मिठाई नहीं खाऊंगा मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो लाइसेंस पूछ लो और 20-25 मिनट का कब्जा जो कराया उसके बारे में पूछ लो। नहीं, कुछ नहीं होती है, ये नॉनवेज और सजाता है यहाँ पे पूरा। गोविंद जी आने वालों का सबका दिमाग खराब करता है ये। कुत्ते यहाँ बैठे होते हैं, आने वाले कुत्ते काटते हैं। ये यहाँ सजाएगा भी, देखना, रोज शाम को देखता हूँ मैं, यहाँ सजाता है, पूरा डेकोरेशन करता है, यहाँ सजाता है। ये अपराकाशी है, कराची नहीं है साहब। इस तरीके से आप नॉनवेज बेच सकते हो बाहर। आने जाने वाले लोगों को कुत्ते खा रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को कुत्ते खा रहे हैं। माता मैंने निकल नहीं सकती है, और लाइसेंस इनके पास है नहीं, एक के पास। देखिए, बाबा बाल मुकुंद है, बालकनाथ को दिखा दिया। बाल मुकुंद बाहर निकले हवा महल के इलाके में और मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं। उनका कहना है ये अवैध दुकानें। अगली तस्वीर देखिए, पुलिस ने उन्हें रोका। ये एक मुर्गे की दुकान थी, मीट शॉप, वहां पहुंचे
और देखिए उनको देखते ही वो दुकान बढ़ाने लगा। पुलिस वाला वहां खड़ा है, पुलिस के लिए चुनौती है कानून व्यवस्था। सुनिए जरा। एमएलए से भी कोई लेना देना नहीं है, ये लाइसेंस पूछो, दुकान बंद हो चुकी है वाली, बिल्कुल क्लियर, हमारे को देखती दुकानें बंद। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा, दिमाग से निकाल देना। मैं नहीं खाता सर, मैं कौन सी आपके लिए हम रोका जा रहे हैं इनको, 2 दिन का टाइम मांग लिया जा रहा है इंचार्ज साहब ने। हम करेंगे सर। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों बाबाओं का क्रेज बढ़ रहा है। सोचिए, राजस्थान में 4 बाबा चुनाव मैदान में उतरे थे, चारों जीत गए, चुनाव भी जीत रहे हैं। लोगों से बात करिए तो वो ये भी कहते हैं कि सीएम भी बाबा को बनाओ। रिपोर्ट देखिए सर। जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बस यही तेवर लोगों को पसंद आने लगे हैं। बाबा बालकनाथ का पुराना वीडियो वायरल है, ऊपर से नीचे तक भगवा कपड़े और सख्त तेवर। लोगों को भी अब ऐसे नेता चाहिए। योगी के शासन से बढ़ी बाबाओं की डिमांड। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी बाबा बाबा। सियासत में अब योगी के फॉर्मूले का बोलबाला है। यूपी की सियासत से योगी ने जो लकीर खींची वो अब और लंबी होती जा रही है। लोगों को बाबाओं और भगवादारी सन्यासियों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 4 बाबाओं ने चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की। तिजारा से बालकनाथ चुनाव जीत गए, हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य जीत गए, महंत प्रतापपुरी पोखरण विधानसभा से जीते और ओटराम देवासी सिरोही से चुनाव जीत कर आए हैं। 4 बाबाओं ने रेगिस्तान में भी कमल खिला दिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं रेगिस्तान में कहां कहां इन 4 बाबाओं ने कमल खिलाया है और कैसे जीत गए 4 बाबा। और हो सकता आने वाले वक्त में हर क्षेत्र में बाबा ही खड़े हो, फिर ये खादी पहनने वाले क्या करेंगे बेचारे। सबसे पहले देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव में 4 बाबाओं की जीत हुई है, उनमें से एक ही है बाबा बालकनाथ। अलवर की तिजारा सीट से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के इमरान खान को 6000 वोटों से हराया इन्होंने। और यह है दूसरे बाबा, जयपुर की हवा महल सीट से बालमुकुंद जीत गए चुनाव। कांग्रेस उम्मीदवार को 974 वोटों से हराया इन्होंने। विधायक बनने के बाद बालमुकुंद के वीडियो वायरल हुए। अब देखिए जरा अगला नाम, अगले बाबा हैं, इनका नाम है महंत प्रतापपुरी। बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते और पोखरण विधानसभा सीट से जीत का परचम इन्होंने लहराया है। महंत प्रतापपुरी 35,000 से ज्यादा वोट से जीते। चौथे बाबा, राजस्थान में चुनाव में चौथे बाबा का नाम है ओटोराम देवासी और देवासी ने सिरोही सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की है। कांग्रेस उम्मीदवार संजय अरोड़ा को 35,000 से ज्यादा वोट से इन्होंने चुनाव हराया है। अब जरा सुनिए, देश के लोगों से हमने जाकर बात की कि आखिर बाबाओं का क्रेज क्यों है, क्यों खादी नहीं अब भगवा वाले पसंद आ रहे हैं। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। कैसे लॉ एंड ऑर्डर को यूपी जैसे बड़े स्टेट में मेंटेन किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली अलग और जो स्टेट्स हैं उनके लिए मतलब एक बहुत अच्छा सिंबल है। आई थिंक वहाँ पे आतंक वो खत्म हो रहा है योगी आदित्यनाथ की वजह से, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो साधु जो जीते हैं वो भी ऐसा ही करेंगे जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने किया। राजनीति में बाबाओं का होना बहुत जरूरी है इस समय। अदर पार्टियां हैं, तमाम भ्रष्टाचार हर पार्टियों में, जातिवाद, बाबाओं में कम से कम ये जातिवाद तो नहीं है। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं भारतीयता की तरफ, जब तक वो नहीं डालेंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये उसी दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। कोई लूटपाट कर रहा है, कोई अलग संप्रदाय का है ना, इसलिए भगवाधारियों का भी होना जरूरी था, जिससे इंसान स्वात्विक बने, सही रास्ते पर चले। तो ये अब इससे में राजनीति सही मोड़ पर आ गई है। उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी भगवाधारी है और मठ के अधिकारी भी रहे हैं और सन्यासी भी है, तो आप
विकास के तौर पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए एक आंकड़ा। क्रेज जो है काफी बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आप यूपी की तरफ जाएं और योगी सरकार जी के काम देखें तो इसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है और जो आदमी देश के बारे में सोच सकता है वो वही सोच सकता है कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अब आपको बताऊं ये चारों बाबा कौन हैं? लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। कल दूसरे राज्यों में भी ये चलन और बढ़ने वाला है। पहले इन चारों के बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले बाबा बालकनाथ के बारे में। सीएम की रेस में सबसे आगे बाबा बालकनाथ। राजस्थान का योगी भी इन्हें कहा जा रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और सीएम योगी ने बाबा बालकनाथ का प्रचार किया। 39 साल के बालकनाथ फ्यूचर सीएम भी बताए जा रहे हैं भविष्य में। केंद्रीय नेतृत्व से बालकनाथ की करीबी है। योगी की तरह नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं बालकनाथ। नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष भी हैं ये। 6 साल की उम्र में सन्यासी बन गए थे। बुलडोजर एक्शन के समर्थक हैं और अलवर से सांसद हैं बालकनाथ। 2019 में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को इन्होंने चुनाव हराया था। अब बात बाल मुकुंद की। स्वामी बाल मुकुंद हाथोस धाम के महंत हैं और हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। पहचान है हनुमान की गदा लेकर नामांकन करने पहुंचे थे ठीक इसी तरह से। जयपुर मठ मंदिर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं ये। और बीजेपी ने इन्हें टिकट देकर सबको चौंका दिया था। सबसे ज्यादा चर्चा में भी थे अपनी सीट पर। अगला नाम है जो राजस्थान से चुनाव जीते, महंत प्रताप पुरी तारा मठ प्रमुख हैं और बाड़मेर जिले के महाबार गांव से आते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, एक्टिव हैं। सामाजिक एकता को लेकर भाषण देते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साले मोहम्मद को इन्होंने शिकस्त दी। जैसलमेर के गाजी फकीर के बेटे हैं साले। अब अगला नाम है ओटाराम देवासी। ओटाराम देवासी अपने समाज के धर्मगुरु हैं और ओटाराम के जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों में। मुंडारा माता मंदिर के महंत भी हैं ये। राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के संयोजक रह चुके हैं। 2008-2013 में सिरोही से विधायक रहे हैं। बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 के में निर्दलीय उम्मीदवार को इन्होंने हराया था। अब सुनिए जरा, आपको सुनवाने जा रहा हूं। निर्दलीय उम्मीदवार ने इन्हें हराया था। जरा सुनिए बाबा बालकनाथ को सुनिए और क्या कहना है बाल मुकुंद का। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। हमारे विधानसभा हवा महल की जिम्मेदारी हमारी है, पूरा क्षेत्र भी हमारा है। सब जगह जिस प्रकार के अवैध काम हो रहे हैं उनको बंद करने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से काम करना होगा। गलत काम वालों को भय है, गलत काम को भय है, सही और अच्छे काम को समर्थन है और सबका एक साथ सामूहिक सर्व समाज का विकास होगा। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर बाबाओं का क्रेज क्यों बढ़ रहा है। क्या वजह है कि तेजी से बाबा लोकप्रिय हो रहे हैं? इसके पीछे एक लौती वजह है। वजह है योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने जो कर दिया है लोग वही हर राज्य में देखना चाहते हैं। देखिए जरा, यूपी में योगी की सफलता से क्रेज और बढ़ गया है बाबाओं का। योगी आदित्यनाथ खुद नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सीएम बनने के बाद योगी मॉडल बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे देश में। योगी इस वक्त स्टार कैंपेनर हैं। हर राज्य में, किसी भी राज्य में चुनाव हो, योगी जरूर भेजे जाते हैं। योगी का बुलडोजर एक्शन दुनिया में मशहूर हो गया। अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ यूपी में एक्शन हुआ और इसकी वजह से योगी के कामकाज की तारीफ हुई। योगी के शासन और प्रशासन पर लोगों का यकीन बढ़ गया है। लोगों में बाबा और संतों के लिए पहले से ज्यादा सम्मान है और संत की राजनीति में शानदार काम से भरोसा बढ़ा है। सन्यासी होने की वजह से वो मोह माया से दूर होते हैं। एक वजह, समाज के लिए काम कर सकते हैं, लोगों में यकीन ये है। पारिवारिक मोह से दूर होते हैं, ये भरोसा है लोगों में। राजस्थान में इस बार 4 संत चुनाव जीतने में सफल रहे। अधिकांश साधु संत फर्राटेदार बोलते हैं और चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की भी ताकत रखते हैं। कुछ चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाते हैं, साथ ही साथ कुछ किसी पार्टी का प्रचार कर भी माहौल बना देते हैं। ऐसे बाबाओं के लाखों प्रशंसक होते हैं और ऐसे समर्थकों का, प्रशंसकों का भी
पार्टी से जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि बाबा जुड़ गए। संत और बाबा के समर्थक उस पार्टी को वोट भी करते हैं, संत और बाबा आसानी से चुनाव भी जीत जाते हैं। यह है इसकी वजह। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं जो हवा महल से बाल मुकुंद साहब जीते हैं। बाल मुकुंद जी चार बाबा जीते हैं राजस्थान में। मेरा आपसे सवाल यह है, क्या सब योगी के नक्शे कदम पर है? क्या सबको योगी बनना है? आप भी योगी बनना चाहते हैं उन्हीं की तरह? बाबा जी के तो चरणों की धूल नहीं हूं मैं। बाबा जी का जो अनुभव और उनका काम है उसका तो मैं कैसे वो कर सकता हूं। मैं तो मेरे क्षेत्र में जैसा मैं जानता हूं, जैसी समस्या है उसके निराकरण के लिए मैं प्रयास करता हूं, करता रहा हूं, तो उससे ना जोड़ा जाए। बाकी यूपी में बाबा जी ने कितना अच्छा काम किया है कि सर्व समाज का उनको समर्थन, आशीर्वाद है, शांति है। हम खुद, हमें ध्यान है जब मुलायम और मायावती की सरकार थी, कुंभ लगता था, हम लोगों को भी वहाँ रिश्वत देनी पड़ती थी काम कराने के लिए। हम लोग यात्राओं पे जाते थे तो 20-20, 50-50 रुपए में खुले रख के जाने पड़ते थे। ये हमारा अनुभव है जिस समय जब सरकारें इनकी थी। आज ये स्थिति है, हमें आदर भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। यूपी में जिस प्रकार की शांति है, मेरे खुद के 5 साल राजस्थान में मेरे से जुड़े हुए धाम से इतनी इंडस्ट्री वाले लोग थे, वो यहां से छोड़कर यूपी चले गए, गुजरात चले गए। उसका कारण है यहां पर कुशासन था, लूट खसोड़ थी, रिश्वतखोरी थी, इसलिए व्यापारी यहां दुखी था। अंत में अपना व्यापार को लेकर, और वो व्यापारी या तो यूपी चला गया या गुजरात चला गया। उन्हें वहां का मॉडल पसंद है, वहां का काम पसंद है। सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद बाबा जी को मिला हुआ है, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पूरा परिवार सामूहिक रूप से यहाँ विकास का काम करे और कराए, और यहाँ पर आम से खास तक सबके लिए हम तत्पर काम करते रहें, और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उस पर हम लोग काम करके क्षेत्र का विकास करें। जी बाल मुकुंद जी, आप कह रहे हैं कि योगी जी के बेशक नक्शे कदम पर नहीं, उनके धूल जैसे हैं, लेकिन आपका एक वीडियो आपके विरोधी वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों को धमकी दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, आपका एक वीडियो सुनाने जा रहा हूं। बाल मुकुंद जी का वीडियो देखिए जरा, जो वायरल है, धमकी का वीडियो लोग करके वायरल कर रहे हैं, जरा सुनिए पहले। नहीं हूं, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप, तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। तो बाबा बाल मुकुंद का ये वीडियो वायरल है, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में निकले और जो मीट शॉप है उन्हें बंद करवा रहे थे। जीत के बाद स्वामी बाल मुकुंद इस वक्त सुर्खियों में। बाल मुकुंद का ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर 2 दिन से चल रहा है, जिसमें वो यूपी की तर्ज पर नॉन वेज स्टॉल बंद करने को कह रहे हैं। बाल मुकुंद कह रहे हैं सड़क किनारे चलने वाली ऐसी दुकानें बंद हो। विधायक जयपुर नगर निगम के अधिकारी से बात करते दिख रहे हैं, सड़क किनारे चलने वाले अवैध दुकानों पर सवाल उठा रहे हैं, दुकानों की वजह से लोगों की परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। नॉनवेज की दुकानों को लेकर कुछ मानक दरअसल तय हैं। लोगों का कहना है भाई ये तो धमकी है, ये अराजकता है, क्या कर रहे हैं विधायक? दरअसल नॉनवेज की जितनी भी दुकानें खुलती हैं उसको लेकर लाइसेंस लेना होता है, नगर निगम के पास इसके लिए आवेदन देना होता है। राजस्थान के कई जिलों में बिना लाइसेंस के दुकानें चल रही हैं। आवेदन करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होती है। लाइसेंस इंस्पेक्टर मौके का निरीक्षण करता है, उसके अनुमोदन के बाद ही लाइसेंस मिलता है। और यह भी हकीकत है, बहुत सी जगह पर रिश्वत लेकर, पैसा लेकर बिना लाइसेंस के दुकानें चलने की इजाजत होती है। हमारे साथ खुद बाल मुकुंद साहब जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, लोग आपके लिए ऐसा लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा कि आप जानबूझकर निकले, जानबूझकर आपने मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया, उन्हीं दुकानों पर जाकर आपने उन्हें बंद कराने को जिद की या धमकी दी, मैं कहूंगा। क्या लोगों का आरोप है आप धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई मकसद था आपका? मेरे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होने के नाते
और पहले से मैं सोशल एक्टिविटीज में एक्टिव होने के नाते मैं अपने काम और मांग करता आ रहा हूं। आज तो ये मांग है, उससे पहले भी तो मैं किया हूं, आप लोगों ने उसको पहले भी तो बताया है। मैं तो प्रारंभ से पूरे परकोटे का, हवा महल विधानसभा का ही नहीं कह रहा हूं, पूरे परकोटे की सभी विधानसभाओं में आप स्वयं कैमरा लेके मेरा बिना जाओ और इन सब पॉइंटों को मैंने कहा है, खुद आप देख के आओ, और आपको गलत नहीं लगे तो फिर आप मुझे काउंटर करो। मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कतई सुनना नहीं चाहता अधिकारी। 5 साल से यही स्थिति इनकी बनी रही है, तो हमें फिर उनको मुखर होकर कहना पड़ा कि साहब मौके पर चलो, आप चलकर देखो, हम झूठे हैं, आप चलो साथ में। आप खुद अधिकारी वहां मौके पे पूछे, आप उनसे जानकारी लो, एक भी लाइसेंस नहीं है, सब ऐसा खुले में ओपन में हो रहा है। अरे उसमें वर्ग विशेष को क्यों किया जा रहा है? पूरा परिवार हमारा है, मेरे 2.5 लाख मतदाता मेरे परिवार है, बिना भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के सामूहिक रूप से काम होगा, विकास होगा, सबको साथ लेके चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को जो कहते हैं वो करते हैं, वही विजन को लेके हम लोग राजस्थान में आए हैं और वही काम हम करेंगे। ये डिलीट हो चुके हैं, इसलिए विचलित है, परेशान है, या कोई भी झूठा आरोप लगावे, इससे कतई फर्क नहीं पड़ता। बाल मुकुंद जी रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, तो बाल मुकुंद ने अपनी बात रखी कि उनका मकसद किसी को टारगेट करना या मकसद नरेंद्र मोदी वाला है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये उनका अपना कहना है। आइए अब सवाल राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर हो रहा है। 4 बाबा जो जीते उनके बारे में मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अब सवाल हो रहे हैं। कई नए नाम भी सामने आ गए, बीडी शर्मा साहब भी हैं, सीपी जोशी भी हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? खबर यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बुलवा रही हैं विधायकों को, विधायक मिलने पहुंच रहे हैं जो जीत रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यह ताकत दिखाने का भी तरीका है कि कितने विधायक हमारे साथ हैं, दिल्ली में भी यह देखा जा सके कि विधायकों की एक फौज हमारे साथ। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह आप देख रहे हैं सीपी जोशी के घर पर भी एमएलए पहुंच रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, और एक पोस्टर लगा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड बहुमत से विजयी होने पर। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं वसुंधरा राजे के लिए ये पोस्टर है। अब आपको दिखाऊं मैं कि आखिर क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर वसुंधरा राजे बैठक भी ले रही, विधायकों को बुला रही। राजस्थान में जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर अभी भी सस्पेंस है। पूर्व सीएम वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। कल सुबह से रात तक 30 से ज्यादा विधायकों से मिल चुकी हैं। विधायकों को डिनर पर बुलाकर वसुंधरा ने संदेश भी दिया है। समर्थकों का दावा है कि 47 विधायक वसुंधरा के साथ हैं, उनसे मिलने पहुंचे। जीत के बाद बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंचे थे और उधर जयपुर में वसुंधरा आगे की तैयारी कर रही थी। वसुंधरा से मिले कई विधायकों ने उनका समर्थन किया है और बहादुर कोली, गोपीचंद की वसुंधरा को सीएम बनाने की भी मांग है। अगले सीएम को लेकर दिल्ली, जयपुर से दिल्ली तक मंथन हो रहा है। सीपी जोशी से अरुण सिंह मिलने पहुंचे थे। जोशी के घर कई विधायक और नेता मौजूद हैं। राजस्थान बीजेपी प्रभारी हैं अरुण सिंह, और सीएम के नाम पर उनका कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा। बड़ी बात यह है, वसुंधरा विधायकों से मिल रही है और उधर जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं आखिरी फैसला तो दिल्ली में होना है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गोपीचंद और क्या कह रहे हैं अरुण सिंह। विधायकों के मन में यही है कि मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन रही है और जो संगठन का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। ले लेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा, वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला ले लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वही सभी को मान्य। अब आपको बताऊं, ये तो हो गया राजस्थान बीजेपी और सरकार बनाने को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ एक और लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है ये, आखिर क्या होगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का। अगली तस्वीर दिखाई, जयपुर में भी एक बैठक बुलाई गई। सचिन पायलट बैठे हैं, अशोक गहलोत बैठे हैं। कांग्रेस मंथन कर रही है हार पर, लेकिन हार पर भी रार चल रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ बैठे तो हैं, लेकिन साथ साथ ना चुनाव में थे और ना हार के बाद है। अब इन्हें जो आप देख रहे हैं, इनका नाम लोकेश है। ये अशोक गहलोत के ओएसडी हुआ करते थे और इन्होंने बहुत गंभीर आरोप अशोक गहलोत पर लगाए। हार के बाद गहलोत पायलट में खींचतान जारी है और गहलोत के ओएसडी ने हार के लिए गहलोत को जिम्मेदार बताया है। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने गहलोत पर सवाल उठाए।
अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। न गहलोत का अनुभव चला और न जादू चला। गहलोत ने ऊपर तक कभी सही फीडबैक नहीं भेजा। सचिन पायलट का पीछा करवाने का आरोप लगाया। सचिन पायलट का फोन भी टैप करवाया गया। गहलोत ने ओएसडी के आरोपों पर चुप्पी साधी। सचिन पायलट ने कहा पार्टी को मंथन करना चाहिए, आलाकमान को गहलोत पर लगे आरोपों की जांच करानी चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा जो आरोप लगे हैं, अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं और सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। तो कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले इन्होंने, उनको 5 लाख दिए, मुस्लिम को 50 लाख दे दिए, तो ये 50 लाख उसी को दिए थे कन्हैयालाल को। 25 प्रकार की अफवाहें चले ही गई झूठ बोल बोल करके। ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे, झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे, लोगों को भ्रम पैदा करे, गुमराह करे, ये शोभा नहीं देता उनको। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जनता का जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार करते हैं और पब्लिक ने हमको आदेशित किया है कि हम विपक्ष में बैठें, उस मैंडेट को मैं स्वीकार करते हैं। हमारी कोशिश थी कि यहाँ पर ये जो पैटर्न था 30 साल का वो बदले, जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का होता था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। उस बात का हमें खेद है, लेकिन ये बैठकर चिंता करनी पड़ेगी और ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और हम किन कारणों से दोबारा सरकार नहीं बना पाए। पूरी मेहनत हम लोगों ने करी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और सब कुछ करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। और आइए, चुनाव की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है, तो एक शख्सियत की बात जो चुनाव हार गए फिर भी चर्चाओं में है। नरोत्तम मिश्रा, जीत नहीं हार के भी चर्चे हैं, ये वो खुद कह रहे हैं अपनी जुबान से। 2 लोगों के नाम के चर्चे मध्य प्रदेश में, या तो शिवराज सिंह चौहान, इतनी बड़ी जीत हुई, दूसरा नरोत्तम मिश्र चुनाव हार गए, जो डिप्टी सीएम थे, सुर्खियों में रहते थे, टीवी पर रहते थे, बयानों से चर्चाओं में रहते थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये हार के बाद पहली तस्वीर सामने आई, कार्यकर्ताओं से को संबोधित कर रहे थे, अपनी हार को स्वीकार कर रहे थे नरोत्तम मिश्र। अब आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा। नरोत्तम मिश्र ट्रेन से जा रहे हैं, दतिया से भोपाल रवाना हो रहे हैं, दतिया से ही चुनाव हारे हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नरोत्तम मिश्रा ने ट्रेन के दरवाजे पर, बोगी के दरवाजे पर खड़ा होकर क्या कहा, सुनिए। इतना भी गुमान रखकर अपनी जीत पे ये जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। इतना भी गुमान रखकर अपनी जीत पे ये जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। इतना भी गुमान रखकर अपनी जीत पे ये जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। इतना भी गुमान रखकर अपनी। हम प्यार के पक्ष में हैं, पर जो प्यार जिहाद की तरफ ले जाएगा हम उस हर प्यार के खिलाफ हैं। कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अतिक्रमण होगा तो चलेगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। अपने बयानों और तेवर को लेकर एमपी के डिप्टी सीएम लगातार चर्चा में रहे और अब नतीजों के बाद नरोत्तम मिश्र फिर चर्चा में हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही, वो भी। एमपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, 163 सीटों पर कमल खिला, लेकिन सीएम शिवराज के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नरोत्तम चुनाव हार गए। तो दतिया से लेकर दिल्ली तक चर्चा विजयी उम्मीदवार से ज्यादा नरोत्तम मिश्र की है। इतना भी गुमान रखकर अपनी जीत पे मेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। इतना भी गुमान रखकर अपनी जीत पे मेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। हार के बाद भी नरोत्तम सक्रिय हैं, लगातार क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं और शायराना अंदाज से जोरदार वापसी का दम भर रहे हैं। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना, मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। तो नरोत्तम मिश्रा उन नेताओं में शुमार जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे। आइए आपको बताऊं चुनाव हार कैसे गए। दरअसल दतिया से चुनाव लड़ रहे थे। ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नक्शे में दतिया आपको नजर आ रहा है।
ये नरोत्तम मिश्र, उधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राजेंद्र भारती, जिन्होंने उन्हें चुनाव में हराया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम दतिया से चुनाव हारे। नरोत्तम मिश्रा को दतिया में 81,000 वोट मिले। कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 88,000 वोट मिले। मतलब 7,742 वोटों से नरोत्तम चुनाव हार गए। और नरोत्तम की हार पर भोपाल से दिल्ली तक चर्चा है। सरकार और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ थी। पिछले 4 साल से वो एमपी के डिप्टी सीएम, गृह, कानून और जेल मंत्रालय भी उनके पास रहा है। नरोत्तम की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में नरोत्तम की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस क्षेत्र से वो 4 बार बीजेपी के विधायक बने। पिछले 3 बार से वो दतिया से चुनाव जीत रहे थे। और हालांकि 2018 में वो सिर्फ 2600 वोटों के आसपास के मार्जिन से जीते थे। यानी जो जीत थी 2018 की, वो भी नेक टू नेक थी। मगर इस बार वो बड़ी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन उनकी हार से चुनावी विश्लेषक भी हैरान है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए नरोत्तम मिश्र क्या कह रहे हैं और उनसे जो जीते हैं चुनाव कांग्रेस के नेता राजेंद्र भारती, उन्हें भी सुनिए। जनादेश को हमेशा मित्रों सर माथे पे लेना चाहिए और जनता का निर्णय हमेशा सही होता है। हो सकता है हम सही विकास नहीं कर पाए, जनता ने उन्हें चुना है, वो हमसे ज्यादा अच्छी कर पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गरीबों का इलाज करा पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गांव की बिजली की पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। ऐसा दतिया की जनता ने माना होगा, ये हमें मानना चाहिए। वो जितने भी चुनाव दतिया से जीते हैं, करेक्ट प्रैक्टिस करके वो चुनाव जीतते रहे हैं और उसी के अब की बार दतिया जिले की जनता पूरी तरह से उनको समझ चुकी थी और दतिया जिले की जनता ने उनके खिलाफ फैसला दिया। और पुलिस का बहुत ज्यादा दुरुपयोग, अच्छा, पद का और पुलिस का बहुत ज्यादा दुरुपयोग, यही उनकी हार का कारण, ये उनका बहुत बड़ा हार का कारण है। अब समुद्र के किनारे आशियाना तो ना उनका था और ना वो समुद्र है। वो कह रहे हैं कि ना वो समुद्र है ना आशियाना उनका कहीं है। तो वो जब समुद्र ही नहीं है तो इस तरह की बात उनको करना ही नहीं चाहिए। और आई अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े नेता, ये आप देख रहे हैं, महिलाओं के साथ हैं शिवराज सिंह चौहान। ये वो लाभार्थी महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना का फायदा ले रही हैं, यानी जिन्हें हर महीने 1250 रुपए मिल रहे थे, जो दरअसल शिवराज और बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका मानी जा रही है इस योजना की और महिलाओं के वोट की। अगली तस्वीर दिखाई। शिवराज सिंह चौहान ने उन महिलाओं के साथ बैठकर उसके बाद खाना भी खाया, भोज भी किया। ये वो तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं शिवराज सिंह, उसके बाद शाम की तस्वीर है, मिले लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और यहां दूसरी तरफ वीडी शर्मा दिल्ली आ गए और गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। तो एक्शन में शिवराज है, मुख्यमंत्री तय होने हैं, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। दिल्ली में एक्शन हो रहा है। देखिए दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। खबर यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय भी हैं। प्रचंड बहुमत के बाद सीएम को लेकर मंथन जारी है। भोपाल से दिल्ली तक बीजेपी में हलचल बढ़ गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है और पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चर्चा की। दिल्ली में बीजेपी संसदीय समिति की बैठक होने वाली है और इस अहम बैठक में मोदी, शाह और नड्डा भी रहने वाले हैं। बैठक में नई सरकार और सीएम के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी के कई केंद्रीय पदाधिकारी और मंत्री दिल्ली में हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी दिल्ली में हैं। अमित शाह, नड्डा और कई मंत्रियों से मुलाकात की है उन्होंने। रेस में अभी सबसे आगे शिवराज का नाम चल रहा है, लेकिन शिवराज खुद इस दावे को नकार रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सीएम का ना पहले दावेदार था ना आज हूं। मैं अभी दिल्ली नहीं छिंदवाड़ा जा रहा हूं। अब लोकसभा यानी 2024 की तैयारी में जुटना है। राज्य की सभी 29 सीटों में पार्टी को जिताना है। इस बार छिंदवाड़ा सीट भी बीजेपी को ही मिलेगी। आपको बता दूं 29 में 28 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी, एक छिंदवाड़ा कमलनाथ जीते थे। शिवराज का कहना है इस बार कमलनाथ की छिंदवाड़ा भी बीजेपी को जितवाएंगे। बहरहाल बीजेपी में क्या होता है, पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा क्या फैसला लेते हैं, इस पर आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो फैसला वहां से होता है वो उसके बारे में पूरी जानकारी फैसला सामने आने के बाद ही होती है। सुनिए जरा शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। मैं पहले भी कभी नहीं रहा
आज भी नहीं हूं, बाद में भी नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं, किसी पद के लिए नहीं, और उस मिशन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। अब सोचिए विरोधी क्या कर रहे हैं। बीजेपी व्यस्त है सीएम का चेहरा ढूंढने में, विरोधी व्यस्त है हार का बहाना ढूंढने में। यह तस्वीर में आपको तेलंगाना के नए सीएम होंगे रेवंत रेड्डी, इनके नाम पर मुहर लग गई है। शपथ लेने वाले तेलंगाना कांग्रेस जीती है। जीतने के बावजूद क्या कह रही है, अगली तस्वीर दिखाइए। कह रही है ईवीएम की वजह से 3 हार गए हम। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब ईवीएम का रोना रो रहे हैं, उनमें दिग्विजय सिंह जैसे नेता शामिल हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी उस पर पलटवार कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा मुझे तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है, चिप वाली कोई भी मशीन हैक हो सकती है। क्या हम पेशेवर हैकरों को अपने लोकतंत्र को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? मैं तो 2003 से ही ईवीएम का विरोध कर रहा हूं। इस पर प्रहलाद पटेल साहब ने कहा दिग्विजय सिंह की उम्र ज्यादा हो गई है और उन्होंने शायद पढ़ना लिखना भी बंद कर दिया है। ईवीएम की जगह गरीब कल्याण योजना पर चर्चा करें। कमलनाथ ने कहा काउंटिंग के दौरान बहुत सी ईवीएम 99% चार्ज कैसे थी? शक है या तो ईवीएम बदली गई है, छेड़छाड़ हुई है और फिर एग्जिट पोल से माहौल बनाया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा तेलंगाना जीतने पर ईवीएम पर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया। अंशु अवस्थी कह रहे हैं प्रवक्ता यूपी कांग्रेस के, सभी को ईवीएम पर चिंता करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जनता कुछ कहे और ईवीएम से कुछ और निकले। मनोज तिवारी ने कहा अगर ये जीत जाते तो ईवीएम ठीक है, अगर ये हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है इस वक्त, ऐसे में कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही, मगर ईवीएम पर सवाल उठाना तो नकारात्मकता की हद है। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस नेता कह रहे हैं इस चुनाव और नतीजे के पीछे ईवीएम बड़ा मुद्दा है। यह साजिश थी कि एक राज्य में कांग्रेस को जिता दो और बाकी में षड्यंत्र कर उसे हरा दो। साध्वी निरंजन ज्योति कह रही हैं जब वो 2004 से 2014 तक सत्ता में थे तो उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। जब वो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीते तो भी उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता, जिनमें दिग्विजय सिंह और गिरिराज सिंह है। हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। इस बारे में हमें इलेक्शन कमीशन मिलने का मौका भी नहीं दे रहा। भाई ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। जब ये हारते हैं तभी अपनी गलतियों को, अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल। अब सोचिए जरा, एक नक्शा आपको दिखाने जा रहे हैं ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टी और नेताओं के लिए खासतौर पर। देखिए ईवीएम कब कब खराब नहीं थी। 2023 मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी तो ईवीएम पर सवाल है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो ईवीएम सही थी। कर्नाटक में कांग्रेस जीती तब भी ईवीएम सही थी। और हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस जीती तब भी ईवीएम सही थी। गुजरात में हारी तो ईवीएम पर सवाल 2022 में। उत्तर प्रदेश में हारी तो ईवीएम पर सवाल। अब ये जो दोहरा रवैया है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं।
कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम ईवीएम चिल्लाते हैं, और ये वही नेता वही पार्टियां हैं जब चुनाव आयोग ने ईवीएम टेस्ट करने के लिए बुलाया था तो ये दल नदारत थे, कोई नहीं पहुंचा वहां। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।